हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPCE 11 साइकोपैथोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर MDD के अलग अलग टाइप्स समझने हैं। मतलब हमें हर टाइप के फीचर्स, सिम्टम्स और एग्जाम्पल्स देने हैं जिससे डिफरेंस क्लियर हो। DSM और ICD के बेसिस पर जितने भी फॉर्म्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक कॉमन और सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान हमेशा उदास, होपलेस और इंटरेस्ट लेस फील करता है। ये डिसऑर्डर एक ही फॉर्म में नहीं आता बल्कि अलग अलग सब टाइप्स में दिखाई देता है। हर टाइप के सिम्टम्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, इसीलिए उन्हें समझना डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। DSM-5 और ICD के हिसाब से इसके कुछ मेन टाइप्स हैं: मेलंकोलिक, एटिपिकल, सीजनल, पेरिपाटम, साइकोटिक, परसिस्टेंट और रिकरेंट। मेन बॉडी। 1. मेलंकोलिक डिप्रेशन। ये क्लासिकल टाइप है जिसमें ज्यादा बायोलॉजिकल सिम्टम्स दिखते हैं। पेशेंट को किसी चीज में मजा नहीं आता, सिवियर एनहीडोनिया। सिम्टम्स: सुबह जल्दी उठना, वेट लॉस, गिल्ट और धीरे मूवमेंट। इसका ज्यादा कनेक्शन बायोलॉजिकल कॉजेज से होता है। 2. एटिपिकल डिप्रेशन। इसमें मूड रिएक्टिविटी होती है, मतलब पॉजिटिव चीज होने पर मूड थोड़ा इंप्रूव हो जाता है। फीचर्स: ज्यादा खाना खाना, वेट गेन, एक्सेसिव स्लीप, लिम्स में हैवीनेस और रिजेक्शन सेंसिटिविटी। ये टाइप अक्सर लाइफ के अर्ली स्टेज में स्टार्ट होता है। 3. सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर SAD। ये टाइप सीजन के हिसाब से आता है, मोस्टली विंटर में जब सनलाइट कम होती है। सिम्टम्स: फटीग, ओवरस्लीपिंग, ओवरईटिंग और सोशल विड्रॉल। इसका ट्रीटमेंट लाइट थेरेपी और मेडिसिन से किया जाता है। 4. पेरिपाटम पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद होती है। सिम्टम्स: इंटेंस सैडनेस, एंजाइटी और थकान जो मदर को बेबी केयर करने में प्रॉब्लम देती है। कॉजेस: हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस और सपोर्ट की कमी। 5. साइकोटिक डिप्रेशन। ये सिवियर टाइप है जिसमें डिप्रेशन के साथ हेलुसिनेशन या डिल्यूजन्स भी होते हैं। डिल्यूजन्स मूड से जुड़ी होती है, जैसे अपने आप को यूजलेस या गिल्टी समझना। ट्रीटमेंट में एंटी डिप्रेसेंट जोड़ एंटीसाइकोटिक दोनों चाहिए होते हैं। 6. परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर डिस्थाइमिया। ये क्रॉनिक फॉर्म है जो 2 साल या उससे ज्यादा रहता है। सिम्टम्स माइल्ड होते हैं लेकिन कंटिन्यूअसली प्रेजेंट रहते हैं। पेशेंट अक्सर लो एनर्जी और पेसिमिस्टिक लगता है। 7. रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसमें पेशेंट बार बार डिप्रेशन एपिसोड्स फेस करता है, बीच में कुछ टाइम नॉर्मल भी रहता है। रिलैप्स कॉमन है, इसीलिए लॉन्ग टर्म थेरेपी और मेडिसिन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कंक्लूजन: मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक ही फॉर्म का नहीं होता बल्कि अलग अलग टाइप्स में दिखाई देता है, जैसे मेलंकोलिक, एटिपिकल, सीजनल, पेरिपाटम, साइकोटिक, परसिस्टेंट और रिकरेंट। हर टाइप के अपने अलग फीचर्स होते हैं और अलग ट्रीटमेंट चाहिए होता है। इन सब टाइप्स को समझना साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के लिए जरूरी है ताकि पेशेंट को सही केयर मिल सके। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 10, पेन डिसऑर्डर। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पेन डिसऑर्डर को डिटेल में समझना है। इसमें डेफिनेशन, सिम्टम्स, कॉजेस, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों, थियरीज और ट्रीटमेंट अप्रोचेस एक्सप्लेन करना जरूरी है। मतलब ओवरऑल एक क्लियर पिक्चर देनी है कि पेन डिसऑर्डर होता क्या है और इसका इलाज कैसे होता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पेन डिसऑर्डर एक ऐसा सोमेटिफॉर्म डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होता है लेकिन मेडिकल टेस्ट्स उस दर्द को फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाते। यानी पेन असली होता है लेकिन उसका रूट कॉज ज्यादातर साइकोलॉजिकल होता है। ये डिसऑर्डर दिखाता है कि माइंड और बॉडी कितने इंटरकनेक्टेड है। स्ट्रेस, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और मेंटल हेल्थ इश्यूज दर्द को एम्पलीफाई कर देते हैं। इसको समझने के लिए हमें साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल दोनों एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन और क्लिनिकल फीचर्स।
DSM-5 के हिसाब से ये सोमैटिक सिम्टम और रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंदर आता है। पेन रियल होता है लेकिन फिजिकल इंजरी या डिजीज से एक्सप्लेन नहीं होता। कॉमन फीचर्स: क्रॉनिक पेन जो महीनों या सालों तक चलता है। पेन का लेवल मेडिकल कंडीशन से डिस्प्रपोर्शनेट होता है। एंजाइटी और डिप्रेशन पेन के साथ होते हैं। बार-बार डॉक्टर चेंज करना और सेटिस्फैक्शन ना मिलना। एग्जाम्पल: किसी को बैक पेन बहुत हो रहा है पर मेडिकल टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है। 2. ईटियोलॉजी कॉजेस। ए. साइकोलॉजिकल कॉजेस: स्ट्रेस और ट्रॉमा फिजिकल पेन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लर्न्ड बिहेवियर: पेशेंट कभी कभी पेन को एक एस्केप और अटेंशन पाने का तरीका बना लेता है। नेगेटिव थिंकिंग और हेल्थ के बारे में ओवर वरी करना पेन को बढ़ा देता है। बी. बायोलॉजिकल कॉजेस: न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन का इम्बैलेंस। ब्रेन के पेन प्रोसेसिंग रीजन्स में डिसफंक्शन। सी. सोशियो कल्चरल कॉजेस: कल्चरल बिलीफ्स की वजह से लोग अपना पेन एक्सप्रेस करते हैं। फैमिली और सोसाइटी से सिंपैथी मिलना पेन को और रिइंफोर्स करता है। 3. थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशंस। साइकोडायनामिक व्यू: पेन अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स और सप्रेस्ड इमोशंस का नतीजा होता है। बिहेवियरल व्यू: पेन के थ्रू पेशेंट को अटेंशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप मिलता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल व्यू: नेगेटिव सोच और कैटेस्ट्रोफाइजिंग पेन को और इंटेंस बनाते हैं। बायोसाइकोसोशल मॉडल: बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स सब मिलकर क्रॉनिक पेन को समझाते हैं। 4. ट्रीटमेंट अप्रोचेस। ए. साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस CBT: नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना और कोपिंग स्किल्स डेवलप करना। स्ट्रेस मैनेजमेंट: रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मेडिटेशन, बायोफीडबैक। साइकोडायनामिक थेरेपी: रिप्रेस्ड इमोशंस को एड्रेस करना। बी. मेडिकल एंड फार्माकोलॉजिकल: पेन किलर्स और एंटी डिप्रेसेंट्स यूज होते हैं। फिजियोथेरेपी से मसल्स रिलैक्स होते हैं। सी. मल्टीडिसिप्लिनरी क्लिनिक्स: मेडिकल प्लस थेरेपी प्लस फैमिली काउंसलिंग कंबाइन होता है। गोल पेन को कंप्लीटली रिमूव करना नहीं बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना होता है। 5. केस एग्जाम्पल: एक 35 साल की लेडी को 2 साल से सेवियर हेडेक्स है। MRI और टेस्ट नॉर्मल है लेकिन उसके लाइफ में जॉब स्ट्रेस और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स मिलते हैं। CBT और रिलैक्सेशन से उसका पेन काफी कम हो जाता है। कंक्लूजन: पेन डिसऑर्डर हमें बताता है कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कितना पावरफुल है जो फिजिकल पेन की फॉर्म ले लेता है। इसका ट्रीटमेंट एक होलिस्टिक अप्रोच से होता है जिसमें मेडिसिन, थेरेपी और सोशल सपोर्ट सबको कंबाइन किया जाता है। पेशेंट का गोल पेन फ्री लाइफ नहीं बल्कि बेटर फंक्शनिंग और कोपिंग डेवलप करना होता है। ये डिसऑर्डर हमें याद दिलाता है कि माइंड और बॉडी डीपली कनेक्टेड है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 11. Clinical picture of histrionic personality disorder. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर HPD के क्लिनिकल फीचर्स यानी उसके सिम्टम्स और बिहेवियर पैटर्न्स एक्सप्लेन करने हैं। मतलब हमें बताना है कि ऐसे पेशेंट्स कैसे सोचते, फील करते और बिहेव करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन: हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक ऐसा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसमें इंडिविजुअल काफी ज्यादा इमोशनल और अटेंशन सीकिंग होता है। ऐसे लोग तब अनकंफर्टेबल हो जाते हैं जब वो सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं होते और इस वजह से वो ड्रामेटिक या मैनिपुलेटिव बिहेवियर दिखाते हैं। हिस्ट्रियोनिक शब्द लैटिन वर्ड हिस्ट्रियो से आया है जिसका मतलब होता है एक्टर और ये उनके नाटकीयापन को रिफ्लेक्ट करता है। DSM-5 के हिसाब से HPD क्लस्टर B पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में आता है जो ज्यादातर ड्रामेटिक और एराटिक बिहेवियर से जुड़े होते हैं। मेन बॉडी। 1. जनरल बिहेवियरल फीचर्स: HPD वाले इंडिविजुअल्स हमेशा चाहते हैं कि उन पे अटेंशन रहे, अगर ऐसा ना हो तो वो उदास या अपसेट हो जाते हैं। उनके इमोशंस काफी ज्यादा ड्रामेटिक और एग्जैजरेटेड होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज्यादा। उनकी बात करने का स्टाइल ज्यादा इंप्रेशन क्रिएट करने वाला होता है लेकिन डिटेल्स कम होती है। एग्जाम्पल: एक छोटी सी इंसिडेंट को भी ऐसा नरेट करेंगे जैसे वो बहुत बड़ी बात हो, सिर्फ अटेंशन के लिए। 2. इमोशनल एंड कॉग्निटिव पैटर्न्स: सुपरफिशियल इमोशंस जल्दी जल्दी बदलते हैं और काफी शैलो लगते हैं। इजीली इन्फ्लुएंस्ड: दूसरों की बातों और ट्रेंड से बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस: अगर उन्हें तुरंत एप्रिशिएशन ना मिले तो वो इरिटेट हो जाते हैं। केस इनसाइट:
एक पेशेंट एक नॉर्मल एक्वेंटेंस को अपना बेस्ट फ्रेंड समझ सकता है क्योंकि वो रिलेशंस को इमोशनली एग्जैजरेट करते हैं। 3. इंटरपर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेडक्टिव प्रोवोकेटिव बिहेवियर। अपने लुक्स या फ्लर्ट करने के स्टाइल से अटेंशन खींचने की कोशिश करते हैं। अप्रूवल की जरूरत। हमेशा दूसरों से प्रेज और रीअश्योरेंस चाहिए होता है। शैलो रिलेशंस। रिलेशनशिप्स ज्यादा सरफेस लेवल पर होते हैं और लॉन्ग टर्म में अनस्टेबल होते हैं। एप्लीकेशन। थेरेपी सेशंस में भी ऐसे पेशेंट्स कभी कभी थेरेपिस्ट का अटेंशन पेन के लिए ड्रामा क्रिएट कर देते हैं। 4. एसोसिएटेड फीचर्स एंड रिस्क्स। सेल्फ सेंटर्डनेस। अपनी नीड्स को सबसे ऊपर रखते हैं। रिस्की डिसीजंस। अटेंशन बनाए रखने के लिए इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं, जैसे रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर या ओवरस्पेंडिंग। कोमोबिडिटी। एचपीडी के साथ एंजाइटी, डिप्रेशन या बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी दिखता है। एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल अचानक जॉब क्विट कर देगा फेमस बनने के लिए बिना प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस सोचे। कंक्लूजन। तो ओवरऑल हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के क्लिनिकल पिक्चर में हमें ड्रामेटिक, इमोशनल और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर देखने को मिलता है। ये लोग हमेशा प्रेज और अप्रूवल के भूखे होते हैं और रिलेशनशिप सुपरफिशियल रहते हैं। शुरू में उनका बिहेवियर चार्मिंग लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिफिकल्टीज क्रिएट करता है। इस डिसऑर्डर को समझना डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 12. Treatment of paranoid personality disorder. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर (PPD) के ट्रीटमेंट मेथड्स एक्सप्लेन करने हैं। आंसर में बताना है कि PPD क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्यों टफ होता है और कौन से साइकोथेरेपी और मेडिकेशन अप्रोचेस यूज किए जाते हैं। फोकस साइकोथेरेपी, सपोर्टिव केयर और मेडिकेशन पर होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर (PPD) एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट दूसरों पर एक्सट्रीम सस्पिशन और डिस्ट्रस्ट रखता है, बिना किसी सॉलिड एविडेंस के। ऐसे लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे उन्हें एक्सप्लॉइट या डिसीव कर रहे हैं। इस वजह से उनके रिलेशनशिप्स और सोशल लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। ट्रीटमेंट चैलेंजिंग होता है क्योंकि पेशेंट्स थेरेपिस्ट पर भी ट्रस्ट नहीं करते। PPD के ट्रीटमेंट में मेनली साइकोथेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी और कभी कभी मेडिसिन यूज होती है। मेन बॉडी। 1. ट्रीटमेंट के चैलेंजेस। PPD वाले पेशेंट्स को लगता है कि उनकी सस्पिशियसनेस बिल्कुल जस्टिफाइड है, इसलिए वो हेल्प लेने से कतराते हैं। थेरेपिस्ट पर भी ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। वो न्यूट्रल बातों को भी गलत समझकर अटैक या क्रिटिसिज्म मान लेते हैं। इसलिए थेरेपी पेशेंस और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के साथ चलानी पड़ती है। 2. साइकोथेरेपी अप्रोचेस। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) उनके डिस्टॉर्टेड सोच को चैलेंज करता है, जैसे अननेसेसरीली डाउट करना और दूसरे की इंटेंशंस को गलत समझना। धीरे धीरे वो सोशल सिचुएशंस को ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से देखना सीखते हैं। सपोर्टिव थेरेपी। इस थेरेपी में थेरेपिस्ट एक सेफ और कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहां पेशेंट सिक्योर फील करे। थेरेपिस्ट पेशेंट की फीलिंग्स वैलिडेट करता है और धीरे धीरे उन्हें पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ गाइड करता है। स्कीमा थेरेपी। क्योंकि PPD का रिलेशन अर्ली नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से होता है, स्कीमा थेरेपी मैलअडैप्टिव बिलीफ्स को चेंज करने में हेल्प करती है। ग्रुप थेरेपी लिमिटेड यूज। ग्रुप थेरेपी ZYA अवॉइड की जाती है क्योंकि पेशेंट्स को लगता है ग्रुप उनके अगेंस्ट है। लेकिन अगर केयरफुली स्ट्रक्चर किया जाए तो यह सोशल स्किल्स इंप्रूव करने में हेल्प कर सकती है। 3. मेडिकेशन। PPD के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ मेडिसिन सिम्टम्स मैनेज करने के लिए दी जाती है। एंटी एंजाइटी ड्रग्स टेंशन और हाइपरविजिलेंस कम करते हैं। SSRI एंटी डिप्रेसेंट्स डिप्रेशन और इरिटेबिलिटी रिड्यूस करते हैं। लो डोज एंटीसाइकोटिक्स कभी कभी सिवियर पैरानॉइड थॉट्स कंट्रोल करने के लिए दिए जाते हैं। मेडिसिन्स हमेशा सपोर्टिव रोल में ही होती है, मेन ट्रीटमेंट साइकोथेरेपी होती है। 4. थेरेप्यूटिक अलायंस बनाना। सबसे इंपॉर्टेंट है थेरेपिस्ट और पेशेंट के बीच ट्रस्ट डेवलप करना। थेरेपिस्ट को हर बात कंसिस्टेंट और ट्रांसपेरेंट तरीके से करनी चाहिए। ज्यादा कॉन्फ्रंटेशनल या अग्रेसिव अप्रोच अवॉइड करना चाहिए। थेरेपी स्लो होती है, लेकिन छोटी इंप्रूवमेंट्स जैसे हॉस्टिलिटी कम होना या एक रिलेशनशिप इंप्रूव होना भी बड़ी अचीवमेंट है। कंक्लूजन। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट चैलेंजिंग होता है क्योंकि पेशेंट्स नेचुरली ट्रस्ट नहीं करते।
थेरेपी, स्पेशली सीबीटी और सपोर्टिव अप्रोचेस, सबसे इफेक्टिव मानी जाती है। मेडिसिन सिर्फ सपोर्टिव रोल प्ले करती है। अगर थेरेपिस्ट पेशेंस और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करे तो धीरे धीरे पेशेंट सस्पिशियस थॉट्स को कंट्रोल करना और अपनी सोशल लाइफ इंप्रूव करना सीख सकता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।